नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 11 जून 2019 का पेपर है ये। और यह कैटेगरी सेकंड वालों के लिए पेपर है, जो कि आईटीआई बेस पर एग्जाम होता है। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का तैयारी कर रहे हैं कैटेगरी सेकंड वालों के लिए, तो आपके लिए यह पेपर बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी आधार पर आपका पेपर आने वाला है। आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप आईजीसीएआर का कैटेगरी सेकंड का फॉर्म में भरे हों, या फिर एनपीसीआईएल का भरे हों, या फिर बार्क का भरे हों, या फिर आप न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का भरे हों। तो आपका अगर कैटेगरी सेकंड है तो आपका जो पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर होने वाला है। तो आइए हम लोग उसी को सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो पेपर है हमारा एनपीसीआईएल का है, और सेम इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का तैयारी कर रहे हो, या फिर आईजीसीआर का, या किसी का भी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम आपका पेपर इसी तरह से आएगा। जो यहाँ पर देखिए है, ये हमारा प्री टेस्ट है, और यहाँ पर अधिकतम मार्क जो रखा गया है 150 है, और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करना रहेगा। 150 अधिकतम मार्क रहेगा। एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मैथ का 20 प्रश्न आएगा, विज्ञान का 20 प्रश्न आएगा, सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रत्येक से उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और 1 अंक काट लिया जाएगा अगर माइनस होगा तो, यानी कि गलत होने पर। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न है। तो सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर देखिए 191 जो है यह भी आपका अभाज्य संख्या है। 197 अभाज्य संख्या, जो कि किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, वह स्वयं से कटे और एक से कटे, वही होता है हमारा अभाज्य संख्या। और 199 जो है यह भी या तो स्वयं से कटेगा 199 से, या फिर एक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो तीनों संख्याएं यहाँ पर जो दी गई हैं वह अभाज्य संख्या हैं। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। यानी कि औसत तो क्या होगा, जो कि संख्या है 0, 0, 4, 10, 5 और 5। तो ये देखिए औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जितनी भी संख्या रहती हैं हम इनका योग कर देते हैं, बटे अंकों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें 6 संख्याएं हैं, तो सबका योग करेंगे, उसमें 6 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14। और इसके बाद यहाँ पर 5 और 5 10, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। 24/6 हम लोग जब करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि आपका 4 आंसर आएगा। तो 4 ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चौथे का बी, सॉरी दूसरे का बी। 4 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ x इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू। यदि x इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x किसके बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी संख्या रहे, जैसे कि यहाँ पर मॉड ऑफ x दिया है, इसका मान हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही आता है। हमेशा पॉजिटिव आपको लेना रहे। अब देखिए यहाँ पर x दिया गया है, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू प्लस x हो जाएगा। ठीक, यही इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई संख्या, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, -1 दिया है, कह रहा है -1 का मॉड क्या होगा, तो मॉड ऑफ -1 का मान हमेशा ये +1 आएगा। कोई भी संख्या ले लेंगे, अगर उसके आगे पीछे अगर मॉड लगा है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव लेना है। कोई कह दे कि मॉड ऑफ -13 है, इसका मान कितना होगा, तो अगर ये ऐसा है मॉड लगा है तो इसका मान हमेशा +13 आएगा। अब ये बात अलग है आप प्लस आगे लिखें या ना लिखें, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव मान आपको लेना है। इसका मतलब यही होता है, अगर किसी भी संख्या के आगे पीछे कुछ भी अगर मॉड लग गया है तो उसका मतलब आपको पॉजिटिव में उसका अंक लेना है, चाहे वह संख्या पॉजिटिव हो या निगेटिव, आपका मान जो आएगा वह हमेशा पॉजिटिव में आएगा। सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो x इक्वल टू 0 है, कह रहा है इसको अगर मॉड x का मान तब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0 है, तो मॉड ऑफ 0 का मान 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए 2 का पावर 0 अगर दिया गया है तो इसका मान जो आएगा वह 1 आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर रहे, चाहे 1 रहे
चाहे 2 रहे, चाहे 8 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे x रहे, चाहे p रहे, अगर कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उसके ऊपर 0 लग गया तो उसका मान हमेशा 1 आता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब 10 का पावर 0 कर देंगे तो भी इसका मान 1 आएगा। अब चाहे x का पावर 0 कर देंगे तो भी इसका मान 1 ही आएगा। तो 4 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। पांचवा कह रहा है यहाँ पर फाइंड द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। कह रहा है इसका दो समीकरण, दो मूल होंगे और वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया गया है। इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला अंक रहता है, इसका हम लोग ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनके कि यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो जिनका योग जो हो वह 7 हो और उनका जो गुणनफल हो वह 12 हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x करेंगे प्लस 12 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से हम लोग इसको दो खंड में तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3x और 4x दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा और इनका योग करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा और प्लस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। फिर एक कोष्टक में हमारा x प्लस 3 आएगा, एक कोष्टक में x प्लस 4। अब देखिए x प्लस 3 आ गया और इसके बाद x प्लस 4 आ गया। अब इसका मान हमारा 0 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 आएगा और 1 माइनस 4 आ जाएगा। क्योंकि इतना बराबर एक बार 0 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, इतना बराबर एक बार 0 करेंगे तो ये माइनस 4 आएगा। तो -3 और -4 आएगा। ऑप्शन नंबर ऐसा बी दिख रहा है तो पांचवें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 456 बड़ा है 465 से, तो ये आपका गलत है क्योंकि 465 बड़ा है 456 छोटा है। दूसरा कह रहा है 476 बड़ा है 467 से, ये बिल्कुल सही है। सी वाला कह रहा है 403 बड़ा है 430 से, ये आपका गलत है। 457 बड़ा है 475 से, ये भी आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुणे -2 -8 -12 है। इसके बाद यहाँ पर प्लस है 16 भागा -8। तो देखिए ये 5 गुणे -2 है, ये इसका मान कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। माइनस, अब देखिए यहाँ पर कोष्टक में 8 - 12 यानी कि -4 बचेगा, ये हो गया। प्लस ये 16 है, भागा है तो भागा है तो इसको हम लोग गुणे में जब करेंगे तो 1/-8 आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे ये हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये -10 हो गया, ये +4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे माइनस है, ये वाला जो आपको माइनस दिख रहा है, अब ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तब देखिए -10 -2 -12, -12 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। तो सातवें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -8। अब देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है इफ एक्स क्यूब इक्वल टू 343 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि एक्स क्यूब इक्वल टू 343 है तो फिर एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स क्यूब का मान 343 है, एक्स का मान पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल टू 343 है तो उसका अगर हम अगर घनमूल निकालेंगे तो 343 नहीं आएगा। अब देखिए ये जो 3 है ये आपका 27 का आता है, तो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 27 रहता तब आपका 3 ऑप्शन हो जाता। और यहाँ पर ये जो दिया गया है तो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 64 रहता तो आपका 4 आप सही हो जाता एक्स का मान। बट यहाँ पर जो दिया गया है इसका 343 का घनमूल हमारा आएगा 7। तो क्यों 7 7 49 49 7 343, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवें का यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि √100 है प्लस √49 है इक्वल टू कितना होगा। अब हमें देखिए पता है √100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गया। प्लस √49 है, इसका मान कितना होगा 7, दोनों मिला के कितना हो गए 17 हो गए। 17 ऑप्शन में कहीं पर दिख नहीं रहा है तो हमें क्या करना है, इसका हम लोग करने लगा दिए, अब 17 का स्क्वायर कर दिए। इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं आप लोगों को, इतना सब कुछ सही है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या है उसका हम स्क्वायर कर दिए, फिर उसके ऊपर अगर हम करने लगाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 17 तो √289, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो 9 का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है
93 54 21 गुणे 625, इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 88 इज। कह रहा है 88 से विभाजित 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 88 से विभाजित करना है, तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 88 से विभाजित होना चाहिए वो संख्या, और कह रहा है कि अधिकतम संख्या होनी चाहिए ना, 4 अंकों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितना मान लेते हैं हम लोग? 9999 मान लेते हैं। ये हो गया हमारा 9999। अब देखिए, अब इसका हम लोग भाग करेंगे तो 88 का नाम कितना हो जाएगा? 88 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 119 आ जाएगा। अब देखिए, अब 88 है, इसको एक बार फिर लेकर जाएंगे, फिर ये हमारा 88 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा? 319 आ जाएगा ये। अब देखिए 319 को जब हम लोग इसको फिर से भाग देंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा, तो 88 यहाँ कितना हो जाएगा? 256। तो 256 यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ पर हम 254 बचेगा, 264 यहाँ पर हो जाएगा, ये 264 आएगा, 264 हो गया। तो 319 में से 264 जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा 55 बचेगा। तो लास्ट में हमारा देखिए जो शेषफल बच रहा है ये 55 बच रहा है। अब देखिए जो 55 है, हमारा जो संख्या था 9999, इसमें से हम लोग जब 55 घटा देंगे तो यही हमारा संख्या निकल कर आ जाएगा 9944। तो 9944 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड मिसिंग नंबर। जो संख्या यहाँ पर मिस किया गया है, जो नहीं दिया गया, उसे आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है एक, ये 1 का क्यूब है। यहाँ पर जो संख्या 8 है ये 2 का क्यूब है। यहाँ पर जो 27 है यह 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो 64 है यह 4 का क्यूब है। यहाँ पर जो 125 है यह 5 का क्यूब है। अगली संख्या जो आएगी वह 6 का क्यूब होगा। तो बताइए अब 6 का क्यूब क्या होगा? तो 6 36 6 का 216। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, √1.5625, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए इसका जो वर्गमूल आएगा ये आपका 1.25 आ जाएगा। इसे आप लोग निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इफ p का पावर x इक्वल टू q का पावर i, y इक्वल टू r का पावर z एंड q बाई p इक्वल टू r बाई q, देन 2z बाई x प्लस z इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया है, अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आप इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। बट इसका जो आंसर है ये आपका बी वाला ऑप्शन आएगा, y बाई एक्स। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4, इसका पावर कह रहा है -2 का मान कितना होगा? तो देखिए 1/4 है, इसका पावर -2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 1/4 का पावर -2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 का पावर -2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 4 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये 4 का पावर +2 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौका 16। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 16। तो 15 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। संख्या दिया गया है 3/5, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 3/5, फिर है 2/3 है, फिर 1/4 है, और 4/7 है। अभी देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से ऐसे तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे। तो 3 त्रिक 9, इसके नीचे 9 लिख दिए। अब ये देखिए 5 दूना कितना हो गया? 10। तो कौन सी संख्या हमारी बड़ी आ गई? 10 वाली संख्या बड़ी आ गई, यानी कि 2/3 बड़ा है और जो 3/5 है ये छोटा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन पहला हट गया।
अब देखिए, अब हम इसमें और इसमें 2/3 और 1/4 में देखेंगे तो कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना आएगा हमारा, ये 8 आ जाएगा। 8 आ गया। देखिए यहाँ पर 8 लिख दिए। अब ये 3 एकम 3। अब हमें पता चल गया कि 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है। 8 बड़ा है, यानी कि 1/4 और 2/3 में कौन सा संख्या बड़ा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया। तो 1/4 हमारा हट गया। अब बचा 2/3 और 4/7। तो अब इसी तरह इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए, जब 7 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। 14 आ गया। अब इसके वजह 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमें देखिए पता चल गया कि जो 12 है, 12 के जगह पर क्या दिया गया है, 4/7, और 14 के जगह पर 2/3 दिया गया है। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2/3। तो 2/3 ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा जो दिया गया है इसको यहीं पर रहने देते हैं। फिर कॉट स्क्वायर जो थीटा इधर है राइट हैंड साइड में, उसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। तो 17 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल टू √17 देन ए बी इक्वल टू क्या होगा। यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 है और a माइनस बी इक्वल टू √17 है, तब ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए, हमें पता है कि, थोड़ा इसे ऊपर कर दें, एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का मान हमें पता है कितना है, √17। अब √17 है तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान √17 दिया है। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा। इसके बाद a प्लस बी जो दिया गया है 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। माइनस करेंगे 4, और यहाँ पर ए बी हम ज्ञात करेंगे। ठीक। अब देखिए -4ab जो दिया गया है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और ये जो 17 है इसको राइट हैंड साइड में करेंगे। तो देखिए 4ab इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस 17, यानी कि 4ab इक्वल टू 25 माइनस 17। तो अब देखिए 25 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 5 3 8। तो 4ab इक्वल टू 8 हो गया। अब इसे काटेंगे, 4 से 2 आ जाएगा, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया हमारा, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पर है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो 18 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल टू साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इन सेंटीमीटर। कह रहे एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। सेंटीमीटर में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो कह रहा है यहाँ पर जो संख्या आएगा क्या आएगा, वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 16 इक्वल टू √25, √25 का वर्गमूल 5। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साइन पाई का मान, साइन पाई मतलब होता है 180 अंश। तो साइन 180 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 180 अंश का जो मान होता है वह होता है 0। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैथ का पोर्शन खत्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास M ऑन अर्थ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून। कह रहा है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए अगर कोई भी वस्तु हो, अगर उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान m रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भार की बात करता है कि जैसे कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg का है, तो वह चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए
तो उसका भार कितना हो जाएगा। तो उसका भार देखिए, हमें पता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का, वह पृथ्वी के तुलना में 1/6 है। तो इसलिए वहां पर कोई भी अगर पदार्थ लेकर जाएंगे तो द्रव्यमान आपका तो वही रहेगा, लेकिन अगर भार की बात करें तो वह भार आपका 1/6 गुना घट जाता है, तो यानी कि उसका 1/6 हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान अगर m है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान आपका m होने वाला है। अगर यहीं पर द्रव्यमान की जगह पर अगर यहाँ पर भार की बात करता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाता। 22 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज, कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि कितना रहता है 78%। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच मेटल रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर, निम्न में से कौन सी धातु परिवेश के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन है लिथियम, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, पारा। तो देखिए जो सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है वह हमारा रहता है पारा। पारा को हम लोग Hg से व्यक्त करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग फॉलोइंग इज एन एसिड, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है। तो देखिए ये जो है हमारा, इसी को ही HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे कि नमक कहा जाता है। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह है PbSO4 आपका लेड सल्फेट होता है PbSO4। 25 नंबर का क्वेश्चन है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स व्हेन रिएक्ट विथ बेस, कह रहा है लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन है ब्लू, पिंक, रिमेन्स रेड, बिकम्स कलरलेस। तो देखिए लाल लिटमस पेपर को जो हम लोग क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका जो रंग होता है वह नीला हो जाता है। अब इसे कैसे याद रखना है, तो आप एक नाम याद रखिएगा, अनिल। अनिल याद रखिएगा नाम। अम्ल क्या करता है, यहाँ पर देखिए पहले अच्छा जो रहता है ये रहता है आपका अम्ल। अम्ल क्या करता है, निस होता है नीला, लस होता है लाल। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। तो अम्ल जो रहता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर हम लोग अम्ल की बात करें तो अम्ल जो रहता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्षार की बात किया था तो क्षार में इसका उल्टा हो जाता है। अगर क्षार का ट्रिक अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप इसे लिख छलनी इस तरह से लिख दीजिए, तो चाहे या फिर आप इस तरह से छलनी लिख दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। तब यहाँ पर छा से हो जाएगा आपका क्षार, ला से हो जाएगा लाल, नी से हो जाएगा नीला। यानी कि जो क्षार रहता है, क्षार की क्रिया में क्या होता है कि आपका जो लाल लिटमस पेपर होता है यह नीला हो जाता है। बस यही आपका ट्रिक है, आप शायद इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर यह कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। छलनी आपको याद हो गया होगा, छाल क्षार जो रहता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एट विच डिग्री सेल्सियस वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी, कह रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी अधिकतम घनत्व प्रदान करता है। देखिए 4 डिग्री के सेल्सियस के तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे ज्यादा होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी डॉट 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 चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ऑप्शन है पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, वेरिएबल। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन रहता है उस पर धनात्मक रहता है। प्रोटॉन पे धनात्मक, जो शून्य रहता है ये हमारा न्यूट्रॉन रहता है, और ये ऋणात्मक जो रहता है यह तो इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहेगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए 18 ग्राम H2O है, 18 ग्राम O2 है, 18 ग्राम CO2 है, 18 ग्राम CH4 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु जो होगा वह 18 ग्राम CH4 में होगा। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा हार्ड तरीका हम आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इस समय यहाँ पर वेट दिया गया है आपको कि 18 ग्राम आपको H2O लेना है, 18 ग्राम या फिर आप O2 लीजिए, 18 ग्राम CO2 लीजिए, 18 ग्राम आप CH4 लीजिए। जब यहाँ पर आपका मात्रा सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर देखिए अगर यानी कि कोई अगर बर्तन है उसमें 18 ग्राम आप H2O रख दीजिए, 18 ग्राम ऑक्सीजन एक बर्तन में रख दीजिए, 18 ग्राम CO2 एक बर्तन में रख दीजिए, एक बर्तन में 18 ग्राम CH4 रख दीजिए। तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग अणुभार निकालेंगे H2O का, तो ये कितना हो जाएगा? H2O इसका अणुभार आएगा 8O16, 16 16 2 18 आ जाएगा। H2O का अणुभार आएगा 18, और इसके बाद ऑक्सीजन का कितना आएगा? 8O16 दूना 32 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए C6 12 12, और इसके बाद O2 32 12 44, तो ये आपका 44 आ जाएगा CO2 का। और CH4 का देखा जाए तो 12 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 18 यहाँ पर आ रहा है जल का, 32 आ रहा है आपका ऑक्सीजन का, 44 आ रहा है CO2 का अणुभार, और यहाँ पर 16 अणुभार आ रहा है मेथेन यानी कि CH4 का। अब देखिए, अब यहाँ पर अणुभार मतलब अणु का भार है कि मतलब ये अगर संख्या छोटी है, मतलब 18 ग्राम अगर अणु लेंगे मेथेन का, तो उसमें 16 के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा संख्या में परमाणु आएंगे। यानी कि जब इनकी संख्या छोटी है, जैसे कि अब मेथेन है, मेथेन का अणुभार अणुभार मतलब कम है, अणुभार कम है, तो इसकी संख्या क्या होगी? जैसे अब 1 लीटर ये हो गया आपका, तो यहाँ पर हमारा जो H2O आया था ये आया था 18, और ये ऑक्सीजन का आया था 32, और ये हमारा आया था 44, और ये CH4 का आया था हमारा 16। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो कणों की संख्या है, यहाँ पर अणुभार है, तो इस ये अगर छोटा है तो इस बर्तन में अगर ये संख्या कम है अणुभार, तो क्या होगा कि अगर सबका 18 ग्राम है तो ये जो बर्तन है सबका साइज जो होगा यह सब कुछ, जो 16 है इसका आकार जो है यह छोटा है, क्योंकि इसका अणुभार कम है, तो यह क्या होगा? कम स्थान घेरेगा। और जब कम स्थान घेरेगा तो क्या होगा कि 18 इस बर्तन में क्या होगा कि ज़्यादा परमाणु आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है। ठीक, अब जो 44 है इसका आकार बड़ा है, तो इसमें क्या होगा? इसकी जो संख्या आएगी वह बड़ा बड़ा रहेगा, तो ये इसका कम आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो जिसका अणुभार कम होगा उसमें नंबर ऑफ परमाणु ज़्यादा रहेगा। ठीक, जिसका अणुभार कम आएगा तो यानी कि उनका जो आकार होगा वह छोटा होगा, और जब आकार छोटा होगा तो किसी बर्तन में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेम वॉल्यूम का है, आयतन के हैं या भार के हैं, तो उनमें क्या आएगा? जो जिनका आकार छोटा रहेगा उसमें ज़्यादा संख्या में वो मौजूद रहेंगे। यही आपको समझाना था, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर CH4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओम्स इज डिनोटेड बाय सिंबल। ओम को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ओम को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ये जो है हमारा ये पाई है, ये है ओमेगा, ये है हमारा लेमडा। तो यहाँ पर ओम की बात कर रहा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग गैस इज इनफ्लेमेबल। निम्न में से कौन गैस ज्वलनशील है? ऑप्शन है N2, O2, CO2 और H2। तो इन सब में जो ज्वलनशील गैस है वह हमारा हाइड्रोजन गैस है H2। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इन मीटर पर सेकंड। वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज। गैर दीप्त वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? मून, बर्निंग कैंडल, लाइव इलेक्ट्रिक बल्ब, सन। तो गैर दीप्त वस्तु का जो उदाहरण है वह है चांद। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्यों? क्योंकि देखिए चांद के पास कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं, यह दूसरे के प्रकाश से चमकता है। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो देखिए ये हमारा सिलिकॉन का है, ये हमारा सोडियम का है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मरकरी है यानी कि पारा, और है टिन है, ये एसएन जो है ये हमारा टिन का है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो आपको भी पता है एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच, आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इक्विवेलेंट वेट, वेट, एटॉमिक नंबर, नॉन। तो देखिए जो आवर्त सारणी है यह परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, सॉरी जो स्टार्टिंग वाला बनाया था वह परमाणु भार के था, लेकिन जो वर्तमान आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाए कि आवर्त सारणी जो है यह आपका जो है परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर आपकी आवर्त सारणी बनाई गई है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मेंडलीफ ने बनाया था वो आपका परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाया था, जो कि आपका ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर पूछना रहता है तो उस तरह से पूछ लेता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो प्रारंभिक रूप था जो मेंडलीफ ने बनाया था वह किस पर आधारित था? तो वो रहता है आपका परमाणु भार। तो इसके बाद संशोधन करके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। यही था। अब है 37 नंबर का क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम, किस प्रक्रिया में उष्मा बिना किसी माध्यम के संचरित होती है? ऑप्शन है रेडिएशन यानी कि विकिरण, कंडक्शन यानी कि संचालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, इसके बाद है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो देखिए जिस प्रक्रिया में उष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है वह हमारा रहता है रेडिएशन यानी कि विकिरण। कंडक्शन की अगर बात करें तो कंडक्शन आपका ठोसों में होता है, कन्वेक्शन आपका द्रवों में होता है और गैसों में होता है कन्वेक्शन, और जो रेडिएशन है इसको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु है? ऑप्शन है फ्लोरीन, फास्फोरस, चांदी, सल्फर। तो धातु जो है वह हमारा चांदी है यानी कि सिल्वर। 39 नंबर क्वेश्चन है, ए नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सामान्य मानव कान कितने तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो जो हमारा कान होता है यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज इसी को कहें, तो इतने तक की आवृत्ति के रेंज को हम लोग सुन सकते हैं, और ये जो तरंगे होती हैं श्रव्य तरंगे होती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो आपका यहाँ पर हीरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की जगह पर अगर ये कह देता कठोर धातु कौन सा है तब यहाँ पर आपका प्लेटिनम सही हो जाता। तो प्लेटिनम जो है तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करेगा तो वहाँ पर आपका हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं कि पदार्थ पूछा है या धातु पूछा है, तो मिस्टेक ना करें। अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो डायमंड यानी कि हीरा, सबसे कठोर धातु की बात करेगा तो आपका प्लेटिनम है। अब देखिए सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में देखा जाए, जो क्वेश्चन आया था 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडर पीएम किसान स्कीम द एलिजिबल फार्मर विल गेट ईयरली इनकम सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी रुपीज, यानी कि पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसानों को कितने रुपए की वार्षिक आय की सहायता मिलेगी? तो यहाँ पर 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है इसके तहत। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विच बैंक इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस, कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है?
तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक और विजया बैंक, ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो गए थे, जबकि इलाहाबाद बैंक मर्ज नहीं हुआ था आपस इन तीनों में मर्ज नहीं हुआ था। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। 43 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विच रिवर फाइनली फॉल्स इनटू अरबियन सी, कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, इसका हमने अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाले चैनल पर जाके आप अपना देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, बनेंगे, तो आप उस टॉपिक को अपना क्लियर जरूर कर लीजिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सैफरॉन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति और साहस, यानी कि ये हो गया, बी है सत्य और साहस, सी है उर्वरता और विकास, डी है शक्ति और सत्य। तो देखिए जो केसरिया रंग होता है ये शक्ति और साहस को व्यक्त करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, श्री डट 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 इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। श्री डट 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 भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित सिंह, एस जयशंकर। तो देखिए वर्तमान में जो गृह मंत्री यानी कि होम अफेयर्स ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर, वह अमित शाह हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अमित शाह। तो 45 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कमोडोर इज वन ऑफ द रैंक ऑफ द इंडियन। कमोडोर जो है यह भारत के कौन सी रैंक है? आर्मी की रैंक है कमोडोर, या फिर नौसेना की रैंक है, या फिर एयरफोर्स के, या फिर पुलिस की है? तो जो कमोडोर है यह नौसेना की एक रैंक है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेटर पासेज ओवर भूमध्य रेखा के ऊपर से कौन सी गुजरती है? फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो भूमध्य रेखा जो है यह इंडोनेशिया के ऊपर से गुजरती है। तो 47 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन इज सिचुएटेड इन ह्यूमंस। मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर स्थित होती है? तो देखिए मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज की हड्डी होती है, और ये जो स्टेपीज की हड्डी पाई जाती है यह कान में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कान। और इस हड्डी का नाम क्या है? तो वह स्टेपीज रहता है, जो कि कान की हड्डी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2019 आईपीएल विनिंग टीम इज, 2019 का आईपीएल विजेता टीम कौन सा है? तो 2019 आईपीएल टीम विजेता जो था वह था MI था। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम व्हिच ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह कम से कम 35 साल का होना जरूरी होता है, और वह पागल व दिवालिया ना हो, और इस तरह से और भी वहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो उसे फुलफिल करना रहता है। तो उसे अगर फुलफिल करते हैं तो वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम आयु रहती है वह कम से कम 35 साल उनकी आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वह भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।